Assalamu alaikum class, lecture number 11, line integral of vector field. In our last lecture we have discussed line integral of scalar function, and today we are going to study line integral of vector field. So let's suppose we have a vector field. सेकेंड लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल में हम लोगों ने वेक्टर फील्ड पे काम किया था. हमने वेक्टर फील्ड को डिफ़ाइन किया था. वेक्टर फील्ड एक्चुअली क्या है, आपके पास अ बंच ऑफ वेक्टर्स, अ सिस्टम ऑफ 2D और 3D वेक्टर्स गिव्स यू वेक्टर फील्ड. अब मैं ये एक वेक्टर फील्ड ले रही हूँ एफ ऑफ एक्स वाई. ये 2D हमारे पास 2D वेक्टर फील्ड है. ये 3D भी हो सकता है. यही रिज़ल्ट 3D के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हो. और एक मैं कर्व ले रही हूँ जिसको मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे. अब मोटिवेशन ये है कि अगर सपोज़ हमारे पास जो ये वाला कर्व है वो इस तरह के किसी वायर को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास एक बीट यहाँ पड़ा हुआ है, एंड वी वांट टू मूव दिस बीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द एंड ऑफ द वायर. तो हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हमें अपने बीट पे एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. ग्रेजुअली वो इस तरह से मूव करता हुआ आपके पास एट द एंड यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो इस बीट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो वर्क डन है उसके लिए फार्मूला क्या होता है अमूमन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब जब हम सारी मैं कैलकुलेशन मैं डेरिवेशन नहीं कर रही यहाँ पे, जब हम इस मोटिवेशन को लेके चले और इस फार्मूला में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके रिप्लेस करेंगे तो एट द एंड हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है कि इस बीट को इस पॉइंट ए से बी तक मूव करवाने में हमें जितना वर्क करना पड़ा उस वर्क को आप इस फार्मूला से डिफ़ाइन कर सकते हो. वो क्या है, वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग दिस बीट अलॉन्ग दिस कर्व. उसकी नोटेशन क्या है, इट्स जस्ट अ नोटेशन. जब हम लोगों ने ये डेरिवेशन की तो हमारे पास उस डेरिवेशन के दौरान ये नोटेशन भी आ गई. ये हमारे पास नोटेशन है जिस नोटेशन को हमने लाइन इंटेग्रल के लिए भी यूज़ किया था. तो दिस मीन्स कि वर्क डन में भी हमारे पास लाइन इंटेग्रल ही इन्वॉल्व हो रहे हैं. हाँ, डिफरेंस क्या है, नाउ इट्स अ लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड नॉट अ स्केलर फंक्शन. अब इसका फार्मूला क्या है, ये सारा हमारे पास इसको इवेल्युएट करने का फार्मूला है. फार्मूला क्या है कि हमारे पास जो भी कर्व हुआ करेगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, द कर्व शुड बी इन पैरामीट्रिक फॉर्म. जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी कर्व्स को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते रहे हैं. उसमें से आप एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी को सेलेक्ट करोगे. उसके बाद अपने इस फंक्शन को जो कि एक्स और वाई की टर्म में हुआ करेगा उसको इन टर्म्स ऑफ टी ट्रांसफॉर्म करोगे, जस्ट लाइक लाइन इंटेग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन. हमने क्या किया, अपने फंक्शन वेक्टर फील्ड को एक्स और टी एक्स वाई की जगह टी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया. डॉट प्रोडक्ट लिया उसका इसके डेरिवेटिव के साथ, इस फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया और जो भी रिजल्ट आएगा उसको टी की रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट कर लेंगे. और लिमिट किस पे आएगी, ऑफ कोर्स लिमिट जो है वो हमारे पैरामीटर टी पे आएगी. सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड. जो इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो क्या है कि ये हमें वर्क डन देता है. इससे पहले कि हम कोई एग्जांपल करें, एक छोटा सा नोट मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है. नोट क्या है, अच्छा मैं हमने कहा कि हमारे पास फोर्स जो है वो P और Q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं इन सब की वैल्यूज़ रिप्लेस कर देती हूँ. W इज़ इक्वल टू, ठीक है, F की जगह मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी फ़िलहाल इसी टर्म में, PI प्लस QJ मल्टीप्लाइड बाय विद डॉट प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट विथ आर प्राइम ऑफ टी, कि इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई है प्लस डी वाई बाई डी टी जे है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई हैट डी वाई बाई डी टी जे हैट एंड ऑफ कोर्स दिस होल टर्म मल्टीप्लाइड बाई डी टी, और यहाँ पे हमारे पास हम ए टू बी लिमिट आ रही है। क्लियर। डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, P मल्टीप्लाइड विद डी एक्स बाई डी टी प्लस Q इंटू डी वाई बाई डी टी, और होल टर्म जो है वो डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब ऑफ कोर्स T इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो T कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास, फिलहाल मैं इसको C रहने देती हूँ, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू कर्व C P डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि द लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद दिस एक्सप्रेशन। अगर लाइन इंटेग्रल, अगर आपके पास ये वाला इंटेग्रल दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि इट्स अ लाइन इंटेग्रल फॉर अ वेक्टर फील्ड, नॉट फॉर अ स्केलर फंक्शन, क्योंकि हमने इस चीज़ को वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ड्राइव किया है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब एक स्टार्टिंग एग्जाम्पल करते हैं ताकि लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड किस तरह से एवेल्यूएट करना है हम जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। फर्स्ट एग्जांपल है वेक्टर फील्ड f of x y z, this is a 3D vector field. This system of vectors lie in our 3D system x y z के बहुत आसान सी वेक्टर फील्ड गिवन है, और जो हमें कर्व गिवन है उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म है r of t इज इक्वल टू cos of t i hat प्लस साइन ऑफ टी जे हैट प्लस टी। और एक्चुअली आपके पास जो ये सारी कर्व है वो एक हेलिक्स को रिप्रेजेंट करती है। हेलिक्स समथिंग कुछ ऐसा आपके पास इस तरह का कर्व आपके पास होता है। हेलिक्स जो है कुछ इस तरह से कर्व दे रहा होता है आपको, और टी जो होता है हेलिक्स के केस में वो फ्रॉम 0 to 2 पाई वेरी करता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने इन ग्राफ्स को ड्रा करना सीखा था, जब हम लोगों ने वेक्टर फंक्शंस को स्केच करना सीखा था। ठीक है, ये हमारे पास सारा क्वेश्चन है। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड अलोंग दिस कर्व सी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, हमें अपने इस वेक्टर फील्ड को कम्प्लीटली टी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद हमें अपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, फिर हम इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिसाइड एक्स ऑफ टी क्या है। ऑफ कोर्स आई हैट का कंपोनेंट जो है वो आपको एक्स ऑफ टी देता है। वाई ऑफ टी क्या है आपके पास, साइन टी, एंड अब हमारे पास 3 वेरिएबल है तो आपके पास जी ऑफ टी क्या है, टी। अब आप क्या करें, अब आप आर प्राइम ऑफ टी ले लें, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन टी आई हैट कॉस टी जे हैट प्लस 1, सॉरी यहाँ मैं के हैट लिखना भूल गई, प्लस सिंपल 1 इंटू के हैट। सो लेट्स नाउ evaluate our लाइन इंटेग्रल। ये लाइन इंटेग्रल है, ये लाइन इंटेग्रल का फार्मूला है। f को कम्प्लीटली t की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट लें इसका, फिर आर प्राइम ऑफ टी और इस पूरे को मल्टीप्लाई करें डी टी के साथ, एंड हेयर शुड बी द लिमिट ऑन टी फ्रॉम ए टू बी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने फंक्शन को टी में ट्रांसफॉर्म करना है।
तो पहले क्या है, एक्स की जगह कॉज ऑफ टी प्लस वाई की जगह साइन ऑफ टी प्लस सी की जगह टी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ टी आई हैट प्लस साइन ऑफ टी जे हैट प्लस टी के हैट डॉट प्रोडक्ट विथ आर प्राइम ऑफ टी। ये हमारे पास आर प्राइम ऑफ टी था। तो इस सारे को यहाँ डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ ताकि हमें एक ही विंडो में सभी चीज़ें नज़र आ जाएं। साइन टी आई हैट प्लस कॉज ऑफ टी जे हैट प्लस के हैट और इंटू डी टी, और यहाँ पे हमें टी पे लिमिट रिप्लेस करनी है, और टी पे हमारे पास लिमिट क्या है, टी वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो हमने लिमिट रिप्लेस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट में आई टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जे टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं और के टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, और सब का सम ले लेती हो तो क्या हो जाएगा, ये टर्म्स क्या दे देंगी मुझे, माइनस साइन टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस टी प्लस टी एंड ऑफ कोर्स डी टी। ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, विद ऑपोजिट साइंस कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, हमें सिर्फ 0 to 2 पाई टी डी टी मिलता है रिजल्ट में। सिंपल सा इंटीग्रल है, इसको हम इवेल्यूएट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 1/2 टी स्क्वेयर फ्राम 0 to 2 पाई, लिमिट रिप्लेस कर दें 1/2 4 पाई स्क्वेयर आर सिंपली 2 पाई स्क्वेयर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से दिस इज़ जस्ट लाइक लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन। हाँ, डिफरेंस ये है कि अब हमें वहाँ ds चाहिए था, यहाँ r प्राइम ऑफ t चाहिए। वहाँ पे भी हम अपने फंक्शन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करते थे टी की फॉर्म में, यहाँ पे भी हम अपने वेक्टर फील्ड को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया करेंगे वेक्टर फील्ड की फॉर्म में, एंड सो ऑन। एक छोटा सा नोट मैं लिखना चाहूँगी, हमने इसका जो एक कॉन्सेप्ट लिया है वो क्या है कि हमारे पास ये बीट है, और इस बीट को इस वायर के अलॉन्ग मूव करवाने में फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड जो वर्क डन रिक्वायर्ड है वो इस लाइन इंटीग्रल से मिलेगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को लिख देती हूँ यहाँ पे सी एफ डॉट डी आर प्राइम ऑफ टी। अब डायरेक्शन पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस बीट को यहाँ से यहाँ मूव करवाऊँ, इस साइड पे मूव करवाऊँ, तो मेरे पास ये नोटेशन आ रही है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ, मैं कहूँ ये जो मेरे पास बीट है, अब मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करवाऊँगी, तो ऑफ कोर्स हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज होगी। तो ऑफ कोर्स ओरिएंटेशन चेंज होने से वर्क डन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। इस साइड पे वर्क डन की डिफरेंट सिचुएशन थी, जब आप इस साइड पे आओगे तो आपके पास वर्क डन जो है अमाउंट उतनी ही होगी, बट इट विल बी नेगेटिव साइन। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, वर्क डन अलॉन्ग negative direction of curve f dot dr of t, they are equal in number but opposite in sign। तो orientation जो है वो मैटर करती है हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड में, जबकि लाइन इंटीग्रल ऑफ स्केलर फंक्शन में ओरिएंटेशन मैटर नहीं कर रही थी, वो हम देख भी चुके हैं वहाँ पे। ओके, होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल अलोंग अ क्वाड्रेटिक सर्कल। आपके पास इस तरह की शेप में एक वायर है, और आपने एक बीट यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है। उस बीट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, यूजिंग दिस फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट दैट वन। अब हमें अंदाज़ा हो गया है कि वर्क डन जब भी चाहिए होगा इस तरह केसेस में, तो हम लाइन इंटीग्रल इवेल्यूएट करेंगे ऑफ द गिवन वेक्टर फील्ड, जो कि इस तरह का नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम ए टू बी। एफ को रिप्रेजेंट करेंगे कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ
टी, आर प्राइम ऑफ टी एंड देन डी टी। ठीक है, अब हमारे पास आर ऑफ टी गिवन है, हमें आर प्राइम ऑफ टी चाहिए, तो आर प्राइम ऑफ टी हमारे पास क्या आएगा, सिंपल माइनस साइन टी आई हैट प्लस कॉस ऑफ टी जे हैट। टी उसने हमें बता दी है, टी इज़ फ्रॉम 0 to π/2 है, और एहतियातन हम लोग एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी को भी लिख लेते हैं। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। अब हम इस फार्मूला में सारी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। a is 0, b is π/2. Now we have to transform this vector field in terms of t. तो x स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर ऑफ t लगा देंगे। सो cos स्क्वायर ऑफ t I hat माइनस x इंटू वाई, सो cos ऑफ t sin t j hat and dot product with this whole expression or prime of t minus sin of t I hat plus cos of t j hat और into dt आपके पास आ जाएगा। जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो ये इनर टर्म आ रही है उसका रिजल्टेंट आएगा -2 sin t cos square t dt। एक सिंपल सा इंटेग्रल है, दिस इज आवर कंपोजिट फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट here in the integral, so we can simply integrate it by raising 1 in the power to the power of cos। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 cos cube t divided by 3 and then limit from 0 to π/2। अगर आप लिमिट रिप्लेस करोगे तो π/2 पे आप 0 आ जाएगा, सो ये आपको देगा -2/3। -2/3 आपके पास इस सारे का वर्क डन आ जाएगा। और आप डायरेक्शन देख सकते हो कि ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की डायरेक्शन में इसको मूव करोगे तो आपको नेगेटिव वर्क डन फेस करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, जस्ट बोल रही हूँ इसकी स्टेटमेंट। फाइंड वर्क डन by the vector field f of x y x e power y I hat plus y j hat in moving along the parabola। मतलब जो आपके पास कर्व है वो क्या है, मूविंग along the parabola y is equal to x square from point -1 to 4। ठीक है, कर्व ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कर्व क्या आ रही है, -1 यहाँ पे कहीं पे लाई करता है और 2 4 यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा। अगर मैं इसका पैराबोला बनाऊँ तो कुछ ऐसा पैराबोला बन रहा है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या है, -1 1, द अदर वन इज़ 2 4। उसने डायरेक्शन खुद ही डिसाइड कर दिया कि आपने इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। आपने एक बीट है यहाँ पे, उस बीट को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है यूजिंग दिस वेक्टर फील्ड। ठीक है, फार्मूला हमारे पास है, हमें होपफुली अब तक फार्मूला याद भी हो गया होगा, बट आवर कर्व इज़ नॉट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सो लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट आवर कर्व इन टर्म्स ऑफ टी। तो कर्व क्या है, ये कर्व क्या है, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है। सो y डिपेंड्स ऑन x, दिस मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट x एज t एंड नाउ y इज गोइंग टू बी t स्क्वेयर एंड वी नीड लिमिट ऑन t। तो t किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और इस सारे कर्व में हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 to 2। सो लिमिट क्या हो जाएगी t पे, -1 to 2। सो
तो दिस इज़ द वे हम इस तरह के कर्व्स को पैरामीटराइज कर सकते हैं। हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म भी आ गई। हाँ, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें आर प्राइम ऑफ टी चाहिए तो हम इसको अपने प्रॉपरली आर ऑफ टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टी आई हैट प्लस टी स्क्वेयर जे हैट वेयर टी इज़ फ्रॉम -1 to 2। चलिए सारी वैल्यूज़ जो हैं अपने फार्मूला में रिप्लेस करते हैं। टी इज़ फ्रॉम -1 to 2। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस वेक्टर फील्ड इन टर्म्स ऑफ टी। तो क्या है, एक्स ई पावर वाई, एक्स मेरे पास क्या है टी ई पावर वाई, वाई मेरे पास क्या है टी स्क्वेयर, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। अब मैं इसको वेक्टर नोटेशन में लिख रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस मेरे पास ले रहे हैं। कॉमा वाई, वाई हमारे पास क्या है टी स्क्वेयर डॉट प्रोडक्ट विथ आर प्राइम ऑफ टी। मैंने आर प्राइम ऑफ टी यहाँ ही फाइंड आउट किया, प्राइम ऑफ टी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यार। आपके पास आर प्राइम ऑफ टी क्या हो जाएगा, आर प्राइम ऑफ टी 1, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1, कॉमा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास 2t इंटू डी टी। मैंने इस चीज़ को पता है वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते, मैंने सिंपली इसको आई जे के बजाय वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, टी ई टू द पावर टी स्क्वेयर प्लस 2t क्यूब इंटू डी टी। एक इंतहाई आसान सा इंटेग्रल हमारे पास रिजल्टेंट में आ गया है। इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखें आपके पास ये कंपोजिट एक्सप्रेशन है, लेकिन लकीली इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है आपके पास। सिंपली यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 1/2। एक स्टेप इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू -1 to 2 1/2 ई पावर टी स्क्वेयर इंटू 2t प्लस 2t क्यूब और dt की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लें यहाँ पे सारे एक्सप्रेशन को। वी विल गेट 1/2 ई टी स्क्वेयर प्लस 1/2 t4 एंड द लिमिट इज़ फ्रॉम -1 to 2। जब आप सारी लिमिट रिप्लेस करेंगे तो यू विल गेट e पावर 4 माइनस ई प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके पास ऑफकोर्स e पावर 4 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, e भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सम प्लस माइनस करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो भी कांस्टेंट आएगा वो आपके वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। सो आपने ये वाला पॉइंट नहीं भूलना, या तो आप इनको ऐसे ही एज इट इज़ टैकल करना जानते हो तो आप टैकल कर सकते हैं। मैंने इसलिए इनको टी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करवाया है क्योंकि एक मेथड के हम यूज़ टू हो जाते हैं, तो उस मेथड में से स्विच करना भी सम टाइम हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने स्विच नहीं करवाया, मैंने आपको उसी मेथड में कन्वर्ट करके इसको करना सिखा दिया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं सेकंड पार्ट में जाके। ओके, आपको